बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। फार्मेकोलॉजी की जितनी भी कोर्स होगी इंशाल्लाह हम सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे। हमारा जो स्टार्ट है वो फर्स्ट चैप्टर से है। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी का। फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी। इसमें हम फार्मेकोलॉजी की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह है फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड वो पढ़ेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे साथ? ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को हम तो या एक वीडियो लेक्चर में या दो वीडियो लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है डिस्कस द टर्मिनोलॉजीज़ रिलेटेड टू फार्मेकोलॉजी। आज हम जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ है फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड वो पढ़ेंगे। डिस्कस हिस्ट्री ऑफ फार्मेकोलॉजी ब्रीफली, फार्मेकोलॉजी की हिस्ट्री को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द पर्पसेस ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन के पर्पसेस का पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन के सोर्सेस को जानेंगे कि कहाँ से मेडिकेशन बनाई जाती है। डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ड्रग की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द थ्री टाइप ऑफ ड्रग सप्लाई सिस्टम, ड्रग सप्लाई सिस्टम के जो थ्री टाइप्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। डिस्कस द ड्रग स्टैंडर्ड एंड लेजिस्लेशन, ड्रग के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो उनके लेजिस्लेशन, जो उनके कानून वगैरह होते हैं उनको स्टडी करेंगे। आइडेंटिफाई रिसोर्सेज टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज ड्रग इंफॉर्मेशन, ड्रग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करनी और फिर उनको यूटिलाइज़ करना, उसके रिसोर्सेज जानना, इन सब को हम आइडेंटिफाई करेंगे। लर्न टू प्रिपेयर ड्रग कार्ड, ड्रग कार्ड बनाना भी हम सीखेंगे। सबसे पहला है, हमें फार्मेकोलॉजी की डिफिनीशन दी गई है। फार्मेकोलॉजी का अगर हम सोचें तो ये एक मेडिसिन की एक ब्रांच होती है, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है। इसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं। जितने भी हमारे साथ ड्रग्स है उनका इसमें मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, उनका बेसिक्स से उनका स्टडी करते हैं। मतलब ये कि जब ड्रग नहीं थी, एक कंडीशन थी, कोई डिज़ीज़ वगैरह आ जाती थी और फिर उसको ट्रीट कैसे करना है, इसके लिए ड्रग कैसे बनाना है, उससे लेके फिर ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करके उसके जितने भी मूवमेंट है, मूवमेंट के बाद मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, उसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बाद लास्ट में उसकी एक्सक्रीशन तक जितना भी हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं उस सब को क्या कहते हैं? फार्मेकोलॉजी कहते हैं। फार्मेकोलॉजी की डिफिनीशन क्या दी गई है? फार्मेकोलॉजी इज़ द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। फार्मेकोलॉजी क्या है? फार्मेकोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं और ड्रग्स के साथ साथ ड्रग्स की जो इंटरेक्शन होती है एक लिविंग सिस्टम पे। जब हम ड्रग को एक लिविंग बीइंग को देते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ड्रग हम अप्लाई करते हैं, तो फिर उस ड्रग की क्या इंटरेक्शन होती है उस लिविंग सिस्टम पे, इन सब को हम स्टडी करते हैं। The word pharmacology is derived from Greek pharmakon means drug and logos means study। ये जो लफ्ज़ फार्मेकोलॉजी है ये ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ फार्मेकोन से निकली है। फार्मेकोन का क्या मतलब होता है? फार्मेकोन का मतलब ड्रग है और लोगस मतलब स्टडी करना। इसमें हम क्या करते हैं? ड्रग्स को स्टडी करते हैं। In actual use, however, its meaning is limited to study of action of drug। लेकिन एक्चुअल यूज़ में जब हम देखते हैं, अभी हमारे जब यूज़ में देखते हैं तो हम फार्मेकोलॉजी में क्या करते हैं? हम फार्मेकोलॉजी में इसके ड्रग्स के जो एक्शन होते हैं उनको स्टडी करते हैं। फार्मेकोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट होती है, जैसा कि मैंने बताया कि वो कंडीशन आ गई उसको ट्रीट कैसे करना है, ड्रग इसके लिए कौन सी बनेगी, उस हद से लेके उसके जो एक्सक्रीशन है उस तक उसको पढ़ना, इसको हम क्या कहते हैं? फार्मेकोलॉजी। लेकिन अगर हम अपनी एक्चुअल यूज़ में इसको देखें तो हम इसे क्यों पढ़ते हैं? ड्रग के एक्शंस को जानने के लिए, ड्रग के काम के, ड्रग किस तरह काम करता है, किस लिए होता है, इसको जानने के लिए हम फार्मेकोलॉजी पढ़ते हैं। Pharmacology has been defined as an experimental science which has for its purpose the study of changes brought about in living organisms by chemical acting substances, with the exception of food, whether used for therapeutic purpose or not।
क्या है, फार्मेकोलॉजी को इस तरह डिफ़ाइन की गई है कि फार्मेकोलॉजी जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। एक्सपेरिमेंटल साइंस का क्या मतलब है कि इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टडी किया जाता है जितने भी केमिकल एक्टिंग सब्सटेंसेस है, चाहे उसे उस केमिकल एक्टिंग सब्सटेंसेस को हमने थेरापेटिक पर्पस यानी इलाज के लिए यूज़ किया या किसी और मीन से यूज़ किया, इसको रिगार्डलेस, इसकी बात नहीं है कि उसका पर्पस थेरापेटिक है या कोई और पर्पस है। थेरापेटिक पर्पस भी हो सकती है और कोई और पर्पस भी हो सकती है, लेकिन एक केमिकल सब्सटेंस को चाहे जिस पर्पस से भी दिया गया हो, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये चेंजेस लेके आती है, उसके बॉडी पे चेंजेस लेके आती है, तो उन चेंजेस को स्टडी करना कि केमिकल सब्सटेंस ने कैसे चेंज लाया, कौन कौन से चेंज लाए, इसको हम कहते हैं फार्मेकोलॉजी। और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इस पे हम लिविंग बीइंग पे कोई केमिकल एक्टिंग सब्सटेंसेस अप्लाई कर देते हैं और फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि ये अभी किस तरह इस पे असर अपना दिखाएगी, अपना एक्शन इस पे शो करेगी। तो इसको हम कहते हैं फार्मेकोलॉजी। यहाँ लिखा है विद द एक्सेप्शन ऑफ फूड, केमिकल एक्टिंग सब्सटेंस जितने भी है, लेकिन सिर्फ फूड के अलावा जितने भी केमिकल एक्टिंग सब्सटेंसेस है उनको लिविंग बॉडी को देना और फिर लिविंग बॉडी के पे अप्लाई करने के बाद उसके जो एक्शंस है वो मालूम करना, उनके बारे में स्टडी करना फार्मेकोलॉजी कहलाता है। तो जितने भी ड्रग्स है वो सब क्या है, वो सब केमिकली एक्टिंग सब्सटेंसेस है। ये जो जितने भी ड्रग्स होते हैं ये सब केमिकल्स होते हैं। Pharmacology studies the effects of drug and how they exert their effect. फार्मेकोलॉजी में क्या है, फार्मेकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि ड्रग के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब ड्रग किस लिए होते हैं, एंड हाउ दे एक्सर्ट देयर इफ़ेक्ट, और अपना जो इनका इफ़ेक्ट होता है वो स्टार्ट कैसे करते हैं, वो ये किस तरीके से अंजाम देते हैं। तो ये दोनों हम फार्मेकोलॉजी में पढ़ते हैं कि ड्रग किस लिए होता है, ड्रग किस इफ़ेक्ट के लिए होता है, किस काम उसका क्या होता है, और वो अपना काम करता कैसा है। देयर इज़ ए डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट ए ड्रग डज एंड हाउ इट एक्ट। यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा फ़र्क है कि व्हाट ए ड्रग डज, कि ड्रग क्या करता है, एंड हाउ इट एक्ट, कि कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने पैरासीटामोल की बात की, तो पैरासीटामोल जो है वो क्या है, एंटीपायरेटिक है। इसका मतलब ये है कि व्हाट ए ड्रग डज, तो हम कहेंगे कि अगर पैरासीटामोल की बात है तो हम कहेंगे कि पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक है, मीन्स कि वो फेवर को कम करती है, फेवर को रिड्यूस करने के लिए होती है। और जब हम कहेंगे कि हाउ इट एक्ट, इसका मतलब ये है कि ये कैसे करती है, अगर फीवर को कम करती है तो कैसे करती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये जाके सीएनएस में जाके वहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन की जो फॉर्मेशन है उसको स्टॉप करती है और इसी तरह ये फीवर को कम करती है। तो ये क्या हुआ, ये इसका काम करने का तरीका हुआ कि ये कैसे करता है। दस एमोक्सिसिलिन क्योर्स ए स्ट्रेप थ्रोट, यहाँ पे एग्जांपल एमोक्सिसिलिन की दी गई है। एमोक्सिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। इसका बता रहा है कि एमोक्सिसिलिन क्या करता है, जो स्ट्रेप थ्रोट है इसकी ट्रीटमेंट करता है, इसको क्योर करता है। स्ट्रेप थ्रोट किसे कहते हैं, स्ट्रेप थ्रोट जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कि जब ये किसी को स्ट्रेप थ्रोट हो जाती है तो बंदे को बहुत शोर सा फील होता है और स्क्रैची फील होता है। स्क्रैची फील मतलब उसको ख़राश सी महसूस होती है गले में, और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम एमोक्सिसिलिन देते हैं। एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है। तो अगर हम कहें कि एमोक्सिसिलिन क्या करता है, स्ट्रेप थ्रोट को ट्रीट करता है, तो ये क्या हुआ कि व्हाट ए ड्रग डज, ड्रग क्या करता है, तो हम कहेंगे कि एमोक्सिसिलिन जो है वो स्ट्रेप थ्रोट को ठीक करता है, वो स्ट्रेप थ्रोट के लिए एक ड्रग है। एंड सिमेटाइडिन प्रोमोट द हीलिंग ऑफ ड्यूडिनल अल्सर, और हम कहते हैं कि सिमेटाइडिन जो है ये एक ड्रग है जो कि ड्यूडिनल अल्सर जो होते हैं उनको हील करता है, उनको ठीक करने में मदद देती है। जो ड्यूडिनल अल्सर होते हैं, ड्यूडिनम में जो अल्सर मीन्स कि ज़्यादा एसिडिटी की वजह से जो ज़ख्म आए होते हैं उनको हम ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। तो
ये दोनों जो है ये ड्रग के इफ़ेक्ट हुए कि हमने कहा एमोक्सिसिलिन स्ट्रेप थ्रोट को ट्रीट करता है और सिमिटाइडिन जो है वो ड्यूडेनल अल्सर को ट्रीट करता है। अब फार्मेकोलॉजी क्या करती है, फार्मेकोलॉजी आस्क हाउ, फार्मेकोलॉजी हमसे पूछती है कि कैसे कैसे एमोक्सिसिलिन जो है वो स्ट्रेप थ्रोट को ट्रीट करता है और कैसे सिमिटाइडिन जो है वो ड्यूडेनल अल्सर को ट्रीट करता है। तो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन एमोक्सिसिलिन का ऐसा है कि एमोक्सिसिलिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड बाय द बैक्टीरिया दैट काज द इन्फेक्शन। एमोक्सिसिलिन क्या करता है, बैक्टीरिया के वाल में जाके जो सोर थ्रोट, जो ये स्ट्रिप थ्रोट या सोर थ्रोट जिसे हम कहते हैं, ये जिस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है उस बैक्टीरिया के सेल वॉल में जाके वह म्यूकोपेप्टाइड की सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। जब म्यूकोपेप्टाइड को क्या चीज़ है, म्यूकोपेप्टाइड एक स्ट्रक्चर होती है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में मौजूद होती है और ये जो लीनियर चेन ऑफ अल्टरनेटिंग एमाइनो शुगर की बनी होती है। तो ये ज़रूरी होती है बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। जब एमोक्सिसिलिन जाके बैक्टीरियल सेल वॉल में जाके ये म्यूकोपेप्टाइड की सिंथेसिस को क्या करती है, म्यूकोपेप्टाइड जो है सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड इसकी सिंथेसिस को जब रोक देती है तो ये बैक्टीरिया के लिए सेल वॉल जो है वो निहायत ही ज़रूरी होता है उसके सर्वाइव के लिए। जब उसकी सेल वॉल नहीं होती तो बैक्टीरिया की किल हो जाती है, बैक्टीरिया किल हो जाता है और इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो ये क्या हुआ, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हुआ एमोक्सिसिलिन का। तो फार्मेकोलॉजी में हम दोनों पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं कि इस एमोक्सिसिलिन स्ट्रेप थ्रोट को ठीक करता है, मतलब ये एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को किल करता है, और ये भी पढ़ते हैं कि कैसे करता है। तो जाके सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की सिंथेसिस को स्टॉप करता है। जब सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है तो बैक्टीरिया किल हो जाता है और इसी तरह वो इन्फेक्शन ठीक हो जाती है। और दूसरी एग्जाम्पल है एंडसिमिटाइडिन इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन बाय इट्स एंटागोनिस्ट एक्शन ऑन हिस्टामिन H2 रिसेप्टर। अब सिमिटाइडिन क्या करता है, सिमिटाइडिन हमने ऊपर पढ़ी कि सिमिटाइडिन जो है वो ड्यूडेनल अल्सर को ट्रीट करता है, ड्यूडेनल अल्सर की हीलिंग में मदद देती है। तो कैसे देती है, ये सिमिटाइडिन जो है वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट करती है। किस तरह करती है, जाके हिस्टामिन टू रिसेप्टर जो होते हैं जिन्हें हम H2 रिसेप्टर कहते हैं, ये पेराइटल सेल में मौजूद होते हैं स्टमक के अंदर, वहाँ जाके उनको क्या करता है, उनको ब्लॉक करता है। एंटागोनिस्ट एक्शन उस एक्शन को कहते हैं कि जब ड्रग जाके रिसेप्टर के साथ बॉन्ड बना के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट एक्शन। तो सिमिटाइडिन का क्या है, एंटागोनिस्ट एक्शन है कि वो जाके हिस्टामिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और एसिडिटी की सिक्रीशन को कम करता है। जब एसिडिटी की सिक्रीशन कम होती है तो ड्यूडेनल अल्सर जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो इस उसका क्या हुआ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। फार्मेकोलॉजी में हमने ये भी पढ़ा कि सिमिटाइडिन जो है वो ड्यूडेनल अल्सर के हीलिंग के लिए है और ये भी पढ़ा कि कैसे वो हील करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सिमिटाइडिन जो है अभी इस पे बैंडेड है, ये अभी बाज़ार में नहीं मिलता, लीगली ये अभी अलाउ नहीं है। वो क्यों, वो इसलिए कि जब सिमिटाइडिन जो है ये दी गई लोगों को तो उस टाइम गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो है उसकी रेट बहुत बढ़ गई। जब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की रेट बढ़ गई तो लोगों ने, प्रोफेशनल्स ने क्या किया, इस पे सर्च किया कि ये क्यों इस तरह है। तो उनको मालूम हुआ कि H2 ब्लॉकिंग रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो H2 रिसेप्टर्स, हिस्टामिन 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉकिंग एजेंट जितने भी होते हैं जो इसको ब्लॉक करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से जब ये इसको इस रिसेप्टर को, हिस्टामिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं तो फिर इस वजह से गैस्ट्रिक कार्सिनोमा पैदा होती है। इसी वजह से ये सिमिटाइडिन जो है फिर इस पर बैंड लगा दिया गया, अब लीगली ये बाज़ार में मौजूद नहीं होती। अब है स्कोप ऑफ फार्मेकोलॉजी, हम पढ़ेंगे कि फार्मेकोलॉजी की स्कोप कैसी है। तो कह रहा है कि द स्कोप ऑफ फार्मेकोलॉजी इज़ रिपीटली एक्सपेंडिंग एंड प्रोवाइड द रेशनल बेसिस फॉर थेरापेटिक यूज़ ऑफ ड्रग। फार्मेकोलॉजी की जो
स्कोप है वो रिपीटली एक्सपेंड हो रहा है, बहुत तेज़ी से वो एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है। और क्या कर रहा है, प्रोवाइड द रेशनल बेसिस फॉर थेरापेटिक यूज़ ऑफ ड्रग, और हमें एक रेशनल बेसिस मुहैया कर रहा है कि हम ड्रग को थेरापेटिक यूज़ के लिए इस्तेमाल करें, इलाज के तौर पर इस्तेमाल करें, और एक रेशनल बेसिस पे इस्तेमाल करें। रेशनल बेसिस किसे कहते हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड बेसिस पे, एक स्टैंडर्ड बेसिस पे उसको इस्तेमाल करें। ये फार्माकोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है कि ड्रग को थेरापेटिक यूज़ के लिए रेशनल बेसिस में इस्तेमाल करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ ड्रग इट इज़ डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। ड्रग की स्टडी के बेसिस पे, कि ड्रग को हम स्टडी करते हैं, उस बेसिस पे फार्माकोलॉजी को 2 ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। एक को हम बेसिक फार्माकोलॉजी कहते हैं और दूसरे को हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। बेसिक फार्माकोलॉजी क्या है, जो बेसिक फार्माकोलॉजी होती है इसे हम एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी भी कह सकते हैं। इसमें हम जो स्टडी करते हैं उसका पर्पस एक्सपेरिमेंट होता है, हम एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए इसमें स्टडी करते हैं और एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं, इसीलिए हम इसे बेसिक फार्माकोलॉजी कहते हैं। कि इसमें कोई ड्रग नहीं थी, कोई कंडीशन आ गई तो हम उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ड्रग बनाना वगैरह, ये स्टडी, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो होता है एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, ये हम बेसिक फार्माकोलॉजी में करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ ड्रग इन आइसोलेटेड टिश्यूज एनिमल एंड अदर रिलेटिंग लिविंग बीइंग सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क इज कॉल्ड बेसिक फार्माकोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग को स्टडी करते हैं। पहले एनिमल टिश्यू हो गया या कोई और लिविंग बीइंग टिश्यू, यानी बैक्टीरिया का टिश्यू हुआ, वायरस का टिश्यू हुआ, इसको पहले आइसोलेट करते हैं, फिर इस पर ड्रग की अप्लाई करते हैं। ड्रग आइसोलेट करके टिश्यू को, लिविंग टिश्यू को आइसोलेट करके इस पे ड्रग अप्लाई करके एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए हम जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये बेसिक फार्माकोलॉजी है। क्या करते हैं, एक लिविंग टिश्यू को आइसोलेट करके फिर उस पे ड्रग अप्लाई करके फिर देखते हैं कि अब इस ड्रग की कैसी चेंजेस ये लिविंग टिश्यू में ले आती है, कौन कौन से इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पैदा होते हैं, ये कैसे इसको ट्रीट करता है। इस तरह हम स्टडी करते हैं और हमारा मकसद जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस होता है, एक्सपेरिमेंटल वर्क होती है। इसको हम कहते हैं कि ये बेसिक फार्माकोलॉजी है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। जब हम ड्रग को ह्यूमन बीइंग पे स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। मतलब ये कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो है इसमें क्या होता है, इसमें हम एक डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के बेसिस पे जब ड्रग को स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है। जब ट्रीटमेंट पर्पस के लिए करते हैं तो उसको कहते हैं कि ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है। कि ड्रग को जब हम ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करते हैं उनके ट्रीटमेंट के पर्पस से, तो क्या है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है। द स्टडी ऑफ ड्रग इन एनिमल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज आल्सो कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो ये क्या है, इसमें कह रहा है कि ह्यूमन एनिमल्स में भी, सिर्फ ह्यूमन्स में ही नहीं बल्कि जितने भी जानदार होते हैं, जितने एनिमल्स होते हैं, हम अगर उनके ट्रीटमेंट पर्पस के लिए ड्रग की स्टडी करें, उनको ट्रीट करने के लिए ड्रग की स्टडी करें तो उसको हम कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। जनरल डिफिनीशन ऑफ ड्रग। अब आते हैं जनरल डिफिनीशन ऑफ ड्रग पे। ड्रग को किस तरह जनरली डिफ़ाइन किया जा सकता है। जनरली हम ड्रग को इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ड्रग्स आर केमिकल्स दैट कैन चेंज अवर फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। ड्रग्स क्या है, ड्रग्स वो तमाम केमिकल्स है जो हमारे पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों को उसमें सलाहियत है कि वो चेंज कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। Any chemical agent that is used for diagnosis, prevention, treatment and curement of a disease is called drug. ड्रग को कुछ रफली इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है कि ड्रग एक केमिकल, जो भी एनी केमिकल एजेंट है कि जिसको हम डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और क्योरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योर देने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, किसी डिज़ीज़ की डायग्नोसिस की, किसी डिज़ीज़ की प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं।
This disease-oriented definition of drug is not applicable to some drugs such as oral contraceptives and general anesthetics. अब क्या है, अब ये जो डिफिनीशन है जो कि ट्रीटमेंट के बेसिस पे जो डिफिनीशन की गई है, डिजीज़ के बेस पे जो डिफिनीशन की गई है, ये कुछ ड्रग्स है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होती। जैसा कि कंट्रासेप्टिव्स है, कंट्रासेप्टिव्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि कंसेप्शन को रोकने के लिए जो भी ड्रग इस्तेमाल होते हैं उनको हम बोलते हैं कंट्रासेप्टिव्स। कंसेप्शन मीन्स के प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो ड्रग्स होती है उनको हम कहते हैं कंट्रासेप्टिव्स। तो कंट्रासेप्टिव्स क्या करती है, कंट्रासेप्टिव्स कोई डिजीज़ के लिए नहीं होते, कोई सी डिजीज़ को ठीक करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, प्रेगनेंसी क्या है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज करने के लिए होते हैं और ये भी ड्रग है। तो ये जो ऊपर वाली डिफिनीशन है ये इस पे पूरा नहीं उतरती, इसलिए हम ड्रग को WHO ने कुछ और तरीके से डिफ़ाइन किया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये डिफिनीशन इन दोनों चीज़ों के लिए, कंट्रासेप्टिव्स और जनरल एनेस्थीसिया के लिए, ये जो डिफिनीशन है ये इस पे पूरा नहीं उतरती। जनरल एनेस्थीसिया के लिए कैसे, जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया, एक जनरल एनेस्थीसिया होता है, एक लोकल एनेस्थीसिया होता है। जनरल एनेस्थीसिया वो होती है जिसमें पूरे बॉडी को सेडेट किया जाता है, पूरे बॉडी को पैरालाइज किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, सर्जरी पर्पस के लिए उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है और फिर उसकी सर्जरी होती है, नशा करके उसको सर्जरी होती है। जो पूरा बॉडी नशा होता है, जो पूरा बॉडी पैरालाइज होता है, उसको हम बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया। और जो छोटे से बॉडी के छोटे ऐसे एरिया को सेंसलेस किया जाता है उसको हम बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या है, एनेस्थीसिया है रिवर्सिबल सेसेशन ऑफ सेंसेशन, कि इसमें रिवर्सिबल के दोबारा वो ठीक होता है। जब इरिवर्सिबल सेसेशन होती है तो वो डेथ होती है, और जो रिवर्सिबल सेसेशन ऑफ सेंसेशन होती है इसको हम बोलते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया 2 टाइप के होते हैं, जनरल उसमें पूरी बॉडी को सेडेट किया जाता है और लोकल के उसमें बॉडी के किसी छोटे एरिया को सेडेट किया जाता है। तो इसका मकसद क्या होता है, ये किस लिए करते हैं, ये भी नॉर्मल फिजियोलॉजी को रोकने के लिए करते हैं। बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को क्या करते हैं, सेडेट करते हैं। तो ये जो ऊपर वाली डिफिनीशन है इन दो चीज़ों के लिए, कंट्रासेप्टिव्स और जनरल एनेस्थीसिया के लिए, ये जो ऊपर वाली जो डिफिनीशन है ये इस पे पूरा नहीं उतरती, इसलिए WHO ने कुछ और तरीके से ड्रग को डिफ़ाइन किया है। वो क्या है, in 1966 WHO defined drug as any agent that is intended to be used for the treatment of disease or modifying pathological physiological condition or to be explore pathological or physiological condition is called drug। WHO ने 1966 में ड्रग को इस तरह डिफ़ाइन किया कि ड्रग एनी एजेंट, वो तमाम एजेंट है that is intended to be used फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिज़ीज़, जो कि हम क्या करते हैं, या तो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ट्रीटमेंट हो डिज़ीज़ के, या आर मॉडिफाइंग पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन, या हमारे पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मतलब डिज़ीज़ की कोई कंडीशन या नॉर्मल फिजियोलॉजी, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसमें कोई चेंजेस लाने के लिए हम स्टडी करते हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि चेंज इनमें पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन में चेंजेस लाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं ये ड्रग है। या टू एक्सप्लोर पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज कॉल्ड ड्रग, या एक्सप्लोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन को। एक्सप्लोर करना किस तरह, जैसे कि ये एनेस्थेटिक्स का हमने पढ़ा, जनरल एनेस्थेटिक्स का, जब जनरल एनेस्थेटिक बंदे को दी जाती है और फिर उसकी सर्जरी की जाती है तो उसकी जो डिज़ीज़ थी, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन थी, वो फिजिशियंस के सामने एक्सप्लोर हो जाती है। तो वो क्या थे, वो एनेस्थेटिक ड्रग्स थे जिनकी वजह से उसकी पैथोलॉजिकल जो कंडीशन थी वो अभी डॉक्टर्स के सामने क्या हुई, एक्सप्लोर हुई। तो वो तमाम एजेंट जिनको या तो ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है या पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन को मॉडिफाई करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए दी जाती है, उनको हम कहते हैं कि ये ड्रग है। तो सिंपल डिफ़ाइन हम सिंपल अल्फाज में इस तरह भी ड्रग को कर सकते हैं कि ड्रग्स आर द केमिकल्स दैट कैन चेंज आवर फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। ड्रग्स वो तमाम केमिकल्स है जो कि हमारे पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी को चेंज कर पाए, उसमें चेंजेस ले आए, उनको हम बोलते हैं कि ये ड्रग्स है।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब कुछ बेसिक डिफिनीशंस है। बेसिक डिफिनीशन में हम ड्रग को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। ड्रग मीन्स एनी सब्सटेंस, क्या करते हैं, ड्रग मीन्स एनी सब्सटेंस विच चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। ड्रग्स जो है वो कोई भी सब्सटेंस हो सकती है जो कि सेल के, ऑर्गन के या ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजी को चेंज करे, उसके फिजियोलॉजी में कोई चेंजेस लाए, उसको हम बोलते हैं कि ये ड्रग्स है। मेडिसिन क्या है? Whenever a drug is formulated into a suitable dosage form for prevention, cure and diagnosis of a disease in a proper dose, जब ये ड्रग को फार्मूलेटेड किया जाता है, ड्रग को एक ख़ास फार्मूला दी जाती है और सुइटेबल डोजेज फार्म दी जाती है, एक सुइटेबल उसको डोजेज फार्म दी जाती है। डोजेज फार्म किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल टेबलेट फार्म में होते हैं, कैप्सूल फार्म में होते हैं, सिरप फार्म में होते हैं, सस्पेंशन फार्म में होते हैं। ये जो किस्म होते हैं मेडिसिन के, उनको हम बोलते हैं डोजेज फार्म, इनको बोलते हैं। तो जब ड्रग को फार्मूलेटेड किया जाता है, उसको एक ख़ास फार्मूला दिया जाता है और डोजेज फार्म दी जाती है और फिर उसे यूज़ किया जाता है डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए और डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए। और एक प्रॉपर डोज उसकी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि ये मेडिसिन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ड्रग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल को हम ले लें, पैरासीटामोल की बोरी अगर पड़ी है गोदाम में तो उसे हम बोलेंगे कि ये ड्रग है। लेकिन अगर हमने एक टेबलेट उठाई, पेनाडोल टेबलेट हमने उठाई जो कि 10 mg पेनाडोल टेबलेट है, तो हम कहेंगे कि ये मेडिसिन है। अब जो वो बोरी पड़ी थी वो भी पैरासीटामोल थी, जो हमने उठाई है पेनाडोल टेबलेट ये भी पैरासीटामोल है, लेकिन जो बोरी पड़ी थी उसकी कोई कैलकुलेटेड डोज नहीं थी और जो मेडिसिन हमने उठाई है, जो टेबलेट हमने उठाई है 10 mg, हमने कहा 10 mg पेनाडोल टेबलेट, तो ये 10 mg पेनाडोल टेबलेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी कैलकुलेटेड डोज है, ये एक फार्मूलेटेड चीज़ है। अब इसको हम बोलेंगे कि ये मेडिसिन है। तो हम सिंपली कहते हैं कि जो रॉ फॉर्म में होती है, जो रॉ फॉर्म में होते हैं उनको हम बोलते हैं ड्रग है, और जो फार्मूलेटेड फॉर्म में होते हैं जिनका सर्टेन डोज होता है उनको हम बोलते हैं कि ये मेडिसिन है। अब डोज क्या है और डोजेज क्या है? डोज मीन्स द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टेकन। डोज का क्या मतलब होता है? जो जितने अमाउंट में हम मेडिसिन को लेते हैं, जितने अमाउंट में हम लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 mg हमने ले लिया, 5500 mg हमने ले लिया, हमने 15 mg ले ली, ये क्या हुआ? ये डोज हुआ, उसका अमाउंट। डोजेज क्या है? फॉर्म मीन्स द फिजिकल फॉर्म ऑफ द मेडिसिन। ये क्या होता है? किस्म होती है। किस तरह की किस्म? जो फिज़िकली हमें नज़र आती है कि बाज़ ड्रग जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बाज़ लिक्विड, बाज़ गैस में होते हैं। सॉलिड फॉर्म में मतलब कि टेबलेट हुआ, कैप्सूल हुई, ये हमारे साथ सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में कौन से? एलेक्सर्स हुए, सिरप हुए। सिरप वो होती है जिसमें शुगर, एक हमारे साथ सॉल्यूशन है, ड्रग की सॉल्यूशन है, उसमें अगर शुगर एडिड है तो उसको हम बोलते हैं ये सिरप है। और उसमें अगर अल्कोहल मौजूद होती है 5 to 40% तक, 40% से ज़्यादा नहीं और 5% से कम नहीं, अगर अल्कोहल उसमें होती है, मिक्स होती है, तो हम कहते हैं कि ये एलेक्सर्स है। और अगर उसमें पार्टिकल नज़र आती है तो हम कहते हैं कि ये सस्पेंशंस है। तो ये लिक्विड ड्रग्स के फॉर्म हो गए। और गैस के किस तरह होते हैं? गैस के जो इनहेलेशनल एजेंट्स जो हमारे साथ जितने भी होते हैं, एनेस्थीसिया के लिए भी इनहेलेशनल एजेंट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये गैसेस फॉर्म में मौजूद होती है हमारे साथ ड्रग। तो ये सारे क्या हुए? इसके डोजेज फॉर्म हो गए, मतलब इसकी जो जिस शेप में आती है हमारे साथ वो क्या होती है? डोजेज होती है। और जिस अमाउंट में आती है वो हमारे साथ डोज होती है। थेराप्यूटिक्स किसे कहते हैं? थेराप्यूटिक्स डील विद द यूज़ ऑफ ड्रग इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मतलब जब हम ड्रग को किसी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए या किसी डिज़ीज़ के प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि ये थेरापेटिक पर्पस है, या सिंपली कहते हैं थेराप्यूटिक्स है, कि ड्रग को किसी डिज़ीज़ के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए जब यूज़ किया जाए। अच्छा स्टूडेंट्स,
टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी क्या है? टॉक्सिकोलॉजी डील विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड आल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन। टॉक्सिकोलॉजी में हम ड्रग के जो जितने भी एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, जो जितने भी बुरे असरात होते हैं, जो जितने भी अनवांटेड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको हम टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ड्रग के जितने भी एडवर्स यानी अनवांटेड अनडिज़ायरेबल जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको हम टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी करते हैं। एंड आल्सो स्टडी द पॉइजन, और इसमें हम पॉइजन के भी एडवर्स इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं कि पॉइजन का एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है। तो ये ड्रग्स जो जितने भी होती है सारे हमारे साथ क्या होते हैं? ड्रग भी पॉइजन होती है। ड्रग भी क्या होती है? पॉइजन होती है, लेकिन तब पॉइजन होती है जब इसको अगर अमाउंट में हम जो जितनी इसकी अमाउंट थी थेरापेटिक यूज़ के लिए, जितनी इसकी अमाउंट होती है, अगर उससे ज़्यादा हमने यूज़ लिया, उससे ज़्यादा हमने इस्तेमाल किया, तो फिर वो क्या बन जाती है? वो भी पॉइजन बन जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉइजन इन स्मॉल अमाउंट इज़ ड्रग एंड ए ड्रग इन टॉक्सिक लेवल इज़ पॉइजन। कि जितने भी पॉइजन जो है वो क्या, जब स्मॉल अमाउंट में हमारे साथ होती है तो वो क्या होती है? वो एज ए ड्रग यूज़ होती है। और जब ड्रग टॉक्सिक लेवल में होता है, अपने थेरापेटिक लेवल से उसकी जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है, तब वो पॉइजन कहलाती है। उसके बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं और वो पॉइजन कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ है कि डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। टॉक्सिकोलॉजी में हम क्या करते हैं? पॉइजन को डिटेक्ट करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो पॉइजन के डिटेक्शन के बारे में, उसके प्रिवेंशन के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। टॉक्सिकोन ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, ग्रीक ज़बान में टॉक्सिकोन पॉइजन को कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पढ़ा कि एडवर्स इफ़ेक्ट। तो एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होती है? एडवर्स इफ़ेक्ट जो होते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स हम अक्सर सुनते हैं फार्माकोलॉजी में। तो यहाँ पे आपको क्लियर करती जाओ कि ये एडवर्स इफ़ेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट को हम अनवांटेड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स भी कहते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट जो है इसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एडवर्स इफ़ेक्ट होती है। एक को हम साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं, दूसरे को हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं और तीसरे को हम टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स बोलते हैं। हमारे साथ जो अनवांटेड इफ़ेक्ट, जो एडवर्स इफ़ेक्ट और अनवांटेड इफ़ेक्ट एक ही चीज़ है, इसके 3 टाइप्स है: साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन और टॉक्सिक इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट क्या होती है? साइड इफ़ेक्ट जो होती है वो प्रेडिक्टेबल इफ़ेक्ट्स होते हैं। प्रेडिक्टेबल इफ़ेक्ट्स मीन्स कि हमें पहले से पता होता है कि ये इस ड्रग के साथ आएंगे। जब हम नॉर्मल डोज में ड्रग देते हैं, नॉर्मल डोज में कोई ड्रग देते हैं बंदे को, तो उस फिजिशियन को पता होता है कि इस ड्रग के साथ साथ ये नॉर्मेलिटी आ सकती है, ये थोड़ी सी इफ़ेक्ट पैदा हो सकती है। तो ये क्या होते हैं? नॉर्मल इफ़ेक्ट के साथ साथ पैदा होते हैं, ये लेस सीवियर होते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ड्रग्स देते हैं तो उन ड्रग के साथ डिजीनेस और ड्रॉजीनेस, चक्कर आना, थोड़ा सा नींद महसूस करना, ये क्या होती है? ये कॉमन होती है कि नॉर्मल इफ़ेक्ट के साथ साथ ये चीज़ें हो जाते हैं। ये लेस सीवियर होते हैं और ये नॉर्मल डोज के साथ हो जाती है और ये प्रेडिक्टेबल होते हैं कि इनका पता होता है कि ये इस ड्रग के साथ होंगी, इस ड्रग के साथ ये ज़रूर होंगी। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ऐसी चीज़ों को हम साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? दूसरा जो हमने पढ़ा एडवर्स इफ़ेक्ट के टाइप में एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। ये क्या होती है? ये नॉन प्रेडिक्टेबल होती है, ये भी नॉर्मल डोज के साथ ही होती है। जैसा कि साइड इफ़ेक्ट नॉर्मल डोज के साथ होते हैं, ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ये भी नॉर्मल डोज में ही होती है, लेकिन ये नॉन प्रेडिक्टेबल है। इनका पहले से पता नहीं होता फिजिशियन को ये होंगी, लेकिन होती है। ये सीवियर भी होती है और जो रिसिपिएंट है उसके लाइफ को डेंजर में डाल देती है। जैसा कि एग्ज़ाम्पल अगर दे हम तो बाज़ ड्रग्स के साथ ऐसा होता है कि कार्डियक अरेस्ट आ जाती है, इसका पता नहीं होता लेकिन उस ड्रग के वजह से आ जाती है। उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो जाके कार्डियक अरेस्ट काज करता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम इसलिए बोलेंगे नॉन प्रेडिक्टेबल थी, इसका पता नहीं था कि होगा लेकिन हो गया। और एनाफ्लाइटिक शॉक है। एनाफ्लाइटिक शॉक किस वजह से आता है? ये जो पेनिसिलिन का इंजेक्शन होता है, पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है।
इसका पहले टेस्ट डोज दिया जाता है। टेस्ट डोज में अगर पता चले कि बंदे को इससे एलर्जी है तो उस बंदे को नहीं लगाई जाती। लेकिन अगर खुदा न खास्ता टेस्ट डोज के बगैर किसी बंदे को ये लगाया जाए तो इसकी ये एक्सपेक्टेड नहीं थी, ये पता नहीं थी कि इसके साथ इसको एनाफ्लाइटिक शॉक होगी। लेकिन उस बंदे को फिर अचानक से इरिटेशन होती है, फिर उसको शॉक हो जाता है। उस शॉक को हम कहते हैं एनाफ्लाइटिक शॉक या एलर्जिक शॉक। एनाफ्लाइटिक शॉक को हम एलर्जिक शॉक भी कहते हैं। एलर्जी की वजह से, इम्यून सिस्टम के हाइपर एक्टिविटी की वजह से, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ये शॉक आ जाती है। तो ये क्या है? ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन है कि ये एक्सपेक्ट नहीं थे, ये प्रेडिक्टेबल नहीं थे, इनका पता नहीं था, लेकिन हो गया। लेकिन होते ये नॉर्मल डोज के साथ है और सीवियर होते हैं, और जो रिसिपिएंट होता है उसके लाइफ को डेंजर में डाल देती है। इसके अलावा जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन से बिल्कुल अलग चीज़ होती है। टॉक्सिक इफ़ेक्ट हम उसको कहते हैं कि जब जो डोज होती है वो अबाउ द थेरापेटिक विंडो, एक थेरापेटिक विंडो होता है हमारे लिए। हर ड्रग का थेरापेटिक विंडो होता है, उसकी एक ख़ास डोज होती है। थेरापेटिक विंडो या थेरापेटिक लेवल हम उसे कहते हैं। अगर थेरापेटिक लेवल के डोज से डोज हाई हो जाए तो फिर वो थेरापेटिक इफ़ेक्ट शो नहीं करेगी, बल्कि वो उल्टा टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो करेगी। उनको हम कहते हैं कि ये क्या है? टॉक्सिक इफ़ेक्ट है। तो हमेशा ड्रग के डोज को थेरापेटिक लेवल यानी थेरापेटिक विंडो जो है उस तक मेंटेन रखनी चाहिए। थेरापेटिक लेवल को हम थेरापेटिक विंडो भी कहते हैं। उससे ऊपर नहीं लेके जानी। जब उससे ऊपर लेके जाते हैं तो बहुत सारे बुरे असरात पैदा होते हैं। उनको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट है। तो ओवरडोज जो है, ये जो थेरापेटिक लेवल का मैं बता रही हूँ, थेरापेटिक विंडो इसे कहते हैं। इससे ऊपर डोज कैसे जाया जा सकता है, किस तरह जाता है? दो हालात है कि उसमें इससे ऊपर चांसेस है कि ड्रग की डोज चली जाए। एक तो ये कि अपने हाथों से ज़्यादा खाना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पैरासीटामोल की टेबलेट है, उसको दो गोली खानी है एडल्ट्स के लिए। अगर एक ही टाइम में वो सारा पोलता खा लेता है, सारा उसमें जो जितने भी टेबलेट्स थे वो खा लेता है, तो वो क्या हुआ? ये थेरापेटिक विंडो जो है उससे अबाव हुआ। अब उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट पैदा होंगे। अगर ऐसा नहीं किया कि दो खाने के बजाय उसका थोड़ा टुकड़ा खा लिया, काट के एक का थोड़ा टुकड़ा, तो उससे क्या होगा? उससे असर ही नहीं पैदा होगी, जिसे हम कहते हैं इनइफेक्टिव डोज की। उसकी कोई असर ही नहीं होती। और जब थेरापेटिक लेवल से ऊपर चली जाती है, इतना ज़्यादा खा लेता है कि उसकी थेरापेटिक विंडो से ऊपर निकल जाती है, तो उसके बहुत गलत असरात पैदा होते हैं। उनको हम कहते हैं कि टॉक्सिक इफ़ेक्ट ऑफ दिस ड्रग ड्यू टू ओवरलोड डोज, हम उसे कहते हैं। ओवरलोड डोज एक और कंडीशन में भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पेशेंट की किडनीज़ में प्रॉब्लम है या उसके लीवर में प्रॉब्लम है। किडनीज़ और लीवर, इन दोनों का बहुत रोल होता है कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म करते हैं। ड्रग की मेटाबॉलिज्म लीवर में हो जाती है और इसकी एक्सक्रीशन जो है वो किडनी करती है। तो जब किडनी में प्रॉब्लम है या लीवर में प्रॉब्लम है, तो वो जो जितनी मकदार उसे बाहर निकलनी थी, एक्सक्रीट होनी थी किडनी के ज़रिए, वो फिर एक्सक्रीट नहीं हो पाती। और जब वो एक्सक्रीट नहीं हो पाती तो फिर ये मसला पैदा होता है कि उसकी वो एकमुलेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है, और एकमुलेट होते होते वो थेरापेटिक विंडो थी उससे आगे निकल जाती है, ओवरलोड हो जाती है। तो इसको भी हम कहते हैं कि जब ये ओवरलोड हो जाए तो उसके असरात पैदा होते हैं, वो भी क्या है? टॉक्सिक इफ़ेक्ट है। इसीलिए जो जितने भी किडनीज़ और लीवर के पेशेंट होते हैं उनको क्या किया जाता है? बहुत एहतियात से उनको जो डोज़ है नॉर्मल आदमी के बनिस्बत उनको डोज़ कम दिया जाता है ड्रग की। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक काफ़ी है। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आप लोगों का जितना भी जो क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर किसी इस वीडियो लेक्चर में कोई मसला है, किसी एरिया पे समझ नहीं आई, तो मुझे कमेंट्स कर दे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह बता दूँगी। अल्लाह हाफिज़।